करेंटली इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर किसी एक फंड के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है तो दैट इज पराग पारिक लार्ज कैप फंड, जिसका करेंटली मार्केट में एनएफओ आया हुआ है। नाउ द रीजन कि क्यों एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड होने के बावजूद मार्केट में इस फंड से रिलेटेड इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है, इट्स बिकॉज इसमें पराग पारिक एक स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के चलते इंडिया के लार्ज कैप स्पेस और इवन जो इंडेक्स फंड का स्पेस है इसके बिटवीन एक ऐसे क्रूशियल गैप को फुलफिल करने का फोकस कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भले ही आप किसी भी रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, स्टिल आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज इसको बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारे वीडियो में एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अ क्विक डिस्क्लेमर, मेरे इस वीडियो को बनाने का कोर पर्पस है कि मैं आपको इस फंड से रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊं, जिससे फर्दर आप अपनी इसमें रिसर्च कर पाओ। एंड इस वीडियो में हमारा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन दें। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू टेक एनी इन्वेस्टिंग डिसीजंस। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको एक उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं जो कि अभी करंटली आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एक लार्ज कैप फंड को लेके मार्केट में इतनी हाइप है क्यों। बिकॉज इसके केस में तो आपको स्मॉल कैप की तरह एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स का केस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस हाइप के पीछे का रीजन है फंड हाउस जो कि इस फंड को लाने वाला है, दैट इज पराग पारिक। जहां पर पराग पारिक का सिंपल फिलॉसफी रहा है इतने सालों से मार्केट में कि वो तब तक किसी एक नई कैटेगरी में एंटर नहीं होते जब तक इन फंड हाउस का मानना है कि वो उसमें कुछ एक्सेप्शनल वैल्यू एड ना कर दे उनके इन्वेस्टर्स के लिए। और यहां पर ये चीज उन्होंने विथ टाइम मार्केट में प्रूव भी करी है अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। जहां पर जिस फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी में ये मार्केट में वर्क कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्री लीडर एक तरीके से आप इनको कह सकते हो, जिनका हाईएस्ट एयूएम है इस पूरी इंडस्ट्री में। अब ऐसे में जब ये इस लार्ज कैप कैटेगरी में एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये अपने स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के चलते लार्ज कैप में एक ऐसे गैप को फुलफिल करेंगे जिसके चलते इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिया के लार्ज कैप स्पेस पे प्रेजेंट इसी गैप को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए लार्ज कैप कंपनीज होती क्या है। तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, जो कि साइज वाइज सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं, और इंडिया के जो ओवरऑल मार्केट्स है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का पोर्शन ये कंपनीज रखती हैं। इन टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं और इनको एक इंडेक्स भी डिफाइन करता है जो कि है निफ्टी 100 इंडेक्स। अब इन लार्ज कैप कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है थ्रू फंड्स तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले होते हैं डायरेक्ट एक्टिव फंड्स, जहां पर एक्टिव फंड्स के केस में जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो इंडिया की इन्हीं टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, जहां पर आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जो कि इन सारे इंडेक्स को डायरेक्टली रेप्लिकेट करते हैं। अब इन दोनों ही कैटेगरी जो है इन्वेस्टिंग की, इनके मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं और जहां से आपको उस पूरे गैप का अंदाजा लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम एक्टिव फंड्स की बात करें, यानी एक्टिव लार्ज कैप फंड्स की बात करें, तो इनके केस में ये मैंडेटरी होता है कि इनको अपनी 80% जो इन्वेस्टिंग है या फिर होल्डिंग है स्टॉक्स की, वो इन्हीं 100 कंपनीज में रखनी पड़ेगी लार्ज कैप। और बाकी का जो 20% होल्डिंग है ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डेट, कैश, स्मॉल या फिर मिड कैप स्पेस में, बिकॉज ये एक एक्टिव फंड है। तो यहाँ पर एक फंड मैनेजर के पास ये सारा डिसीजन मेकिंग होता है कि उन 80% स्टॉक्स में भी किन में कितनी होल्डिंग रखना चाहता है, प्लस 20% जो स्टॉक्स हैं उनमें जो कितना पोर्शन है वो स्मॉल या मिड कैप का भी रखना चाहता है। पर इसके केस में बिकॉज ये एक एक्टिव फंड है तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर आप इंडिया में टॉप इंडिया के लार्ज कैप फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कुछ देखो तो इसमें बंधन लार्ज कैप फंड आता है जिसका 0.86 का एक्सपेंस रेशियो है, इन्वेस्को का 0.71 का एक्सपेंस रेशियो है, निपॉन इंडिया का 0.6 का है, और आईसीआईसीआई जैसे जो लार्ज कैप फंड्स है इनका 0.84% का एक्सपेंस रेशियो है। यानी अगर आप लोएस्ट में भी देखो तो मिनिमम टू मिनिमम केस में आपको 0.4 टू 0.5 का एक्सपेंस रेशियो लार्ज कैप फंड के केस में देना भी पड़ेगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि इस हाइयर एक्सपेंस रेशियो के बावजूद अगर आप रिटर्न्स के मामले में देखो ना तो 89% ऑफ द लार्ज कैप फंड्स ने लॉन्ग टर्म में अपना जो मार्केट में बेंचमार्क भी है उसको भी रिटर्न्स के मामले में बीट नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिंग का लॉजिक यही कहता है कि अगर हमारे आउट परफॉर्मेंस के जो परसेंटेज है वो केवल 11% है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो हम एक्टिव फंड के केस में जो पे कर रहे हैं वो हम क्यों पे करें जब हमारे पास पैसिव फंड का ऑप्शन है। पैसिव फंड के केस में आ जाते हैं इंडेक्स फंड, जहां पर इंडेक्स फंड के केस में अगर आप ये देखो कि अगर निफ्टी 100 जो सारे इंडेक्स फंड है, पहले तो उसकी एक्सपेंस रेशियो आप चेक करो, 0.2%, 0.5%, 0.3% और इवन 0.1% तक जाते हैं, जो कि कुछ कुछ केसेस में 1/4 है। पहले तो एक्टिव फंड के केस में जो कि हमने लार्ज कैप स्पेस में देखा,
और बिकॉज इंडेक्स फंड के केस में ये डायरेक्टली निफ्टी 100 की कंपनीज को ही रेप्लिकेट करेंगे, तो जो लॉन्ग टर्म में हमें निफ्टी 100 में परफॉर्मेंस देखने को मिली है इंडेक्स में, जो कि अराउंड 14.1% की रही है इन द 10 ईयर्स ड्यूरेशन, वो आपको इन फंड के केस में भी देखने को मिल जाएगी विद द 1/4 ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो इधर इसको चूज करते हैं। बट यहाँ पर इंडेक्स फंड के केस में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें एक्टिव फंड मैनेजर के इन्वॉल्वमेंट के ना होने की वजह से। और प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी इंडेक्स के केस में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं, जो कि इस केस में 100 हैं, उधर टाइमली रीबैलेंसिंग भी होती है। और इस रीबैलेंसिंग में जो भी सारे नए स्टॉक्स उस 100 इंडेक्स में एंटर होने वाले हैं और जो पुराने स्टॉक्स उससे एग्जिट होने वाले हैं, इनकी अनाउंसमेंट मार्केट में पहले ही हो जाती है, और फिर उसके कुछ टाइम बाद मार्केट में एक्चुअली में इंडेक्स लेवल पे ही एग्जीक्यूशन होता है। तो ऐसे में मान के चलिए, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का उस इंडेक्स से एग्जिट होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी जाएगी और जिसके चलते पहले ही उसमें सेलिंग प्रेशर हो जाएगा, इससे पहले कि वो स्टॉक एक्चुअली में इंडेक्स से बाहर जाए, और इस सेलिंग प्रेशर के चलते जो ओवरऑल पोर्टफोलियो के भी रिटर्न्स है वो भी नीचे आएंगे। और ऐसे में जो आपका इंडेक्स फंड है वो भी उसी पर्टिकुलर चीज को रेप्लिकेट करेगा, और आपके इंडेक्स फंड के भी जो रिटर्न है वो फॉलो हो जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में डिफरेंट जो स्टॉक्स होते हैं उनका डिफरेंट वेटेज होता है। मान के चलिए, अगर आप रिलायंस का केस देख लो तो उसका जो काफी ज्यादा वेटेज होता है बाकी सारे स्टॉक से कंपैरिजन में। अब ऐसे में अगर ये चीज ऑब्वियस भी है कि रिलायंस में कोई नेगेटिव न्यूज आई है या फिर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड भी हो गया है, उसके बावजूद आपकी जो होल्डिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, जिसके चलते अगर रिलायंस कल को फॉल होता है तो उसका भी जो बड़ा इंपैक्ट होता है वो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में देखने को मिलता है, बिकॉज उसका वेटेज ज्यादा है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन दोनों ही ऑप्शंस, यानी लार्ज कैप फंड्स जो कि एक्टिव कैटेगरी में आते हैं और इंडेक्स फंड्स, इन दोनों ही केस में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। जहाँ पर इंडेक्स फंड के केस में प्रो ये है कि ये डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है इंडेक्स को, तो ये पैसिव फंड की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर आपको इस वजह से एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम पे करना पड़ता है। पर इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता इन द लॉन्गर रन, तो यहाँ पर ऑब्वियस चीज़ों में भी लॉसेज हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप बात करो एक्टिव फंड की, तो उसमें एक एक्टिव इंक्लूजन तो है फंड मैनेजर का, पर उसकी वजह से जो एक्सपेंस रेशियो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं उसका एक्चुअली में हमें एडवांटेज नहीं मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जहाँ पर केवल 11% फंड लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड्स के जो इंडेक्स है उसको बीट कर पा रहे हैं। अब यहीं पर पराग पारिक लार्ज कैप फंड्स का कहना है कि वो अपने स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी के चलते लार्ज कैप स्पेस में बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स लाएंगे। यानी जो सबसे पहले एक्टिव फंड्स के केस में उनका कंसिस्टेंट रिटर्न्स ना ला पाना, उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, बट उसका जो एडवांटेज है कि एक फंड मैनेजर का चॉइस करने के पीछे उनका एडवांटेज रहता है, तो वही उठाएंगे। और सेकेंडली, जो पैसिव फंड्स के केस में एडवांटेज है कि पहले तो हमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम पे करना पड़ता है, तो उनका कहना है कि इनके इस फंड में भी एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम रहेगा या फिर उससे भी कम रहेगा, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और इसमें जो आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल रहे थे पैसिव फंड में, कि यहाँ पर चीज़ें पता होने के बावजूद और रीबैलेंसिंग के होने के बावजूद जो सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे थे इन द पैसिव फंड्स, वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। तो अब ये कैसे करने वाले हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर लेकर चलता हूँ। तब यहाँ पर फंड के केस में पराग पारिक लार्ज कैप फंड की अगर आप सेकंड लाइन ही पढ़ो तो इनका फोकस है लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट एक्सेस टू इंडियन टॉप कंपनीज, जहाँ पर ये इंडिया की निफ्टी 100 जो कंपनीज हैं उनमें एक कम कॉस्ट के बेस पे एफिशिएंट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली लाइन में बता दिया है कि कम कॉस्ट में ये चीज़ें होंगी, जहाँ मैंने आपको बताया है कि आपको जितना पैसे फंड में एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ रहा है वही इधर पे करना पड़ेगा। पर ये ऐसा कैसे करने वाले हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। तो यहाँ पर का 4 प्राइमरी चीज़ों पर फोकस रहेगा। पहला तो ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें निफ्टी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड है लो कॉस्ट, रिड्यूसिंग एक्सपेंस रेशियो, जहाँ पर एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल लार्ज के फंड्स है उससे इसका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। पर ये कम ऐसा कैसे कर पाएंगे वो इन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया है, जहाँ पर इनका लो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इसमें, जहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक पैसिवली मैनेज एक्टिव फंड होगा, जहाँ पर जैसा हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो पैसिव फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो इसीलिए कम होता है बिकॉज एक्टिव फंड मैनेजर का इंक्लूजन कुछ नहीं है और वो ब्रॉडर बेसिस पे निफ्टी 100 या फिर उस इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये फंड भी ब्रॉडर बेसिस पे उस इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करेगा, यानी निफ्टी 100 को ही रेप्लिकेट करेगा। बट जहाँ पर एक्चुअली में ज़रूरत है और दिख रहा है कि थोड़े से चेंजेस के बाद हमारे जो रिटर्न है वो इंप्रूव हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर किए जाएंगे। यानी फंड मैनेजर इंक्लूजन जो है और जो मेहनत है वो कम रहेगी, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो भी कम दे पाएंगे। और फोर्थ इनका कहना है कि इनका स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, जिसके बारे में फर्दर मैं आगे बात करूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप चलो तो जैसा हमने डिस्कस किया कि निफ्टी 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी जो कि पैसिव फंड से इनको एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। बेस्ड ऑन द स्टॉक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन,
यहाँ पर इनका जो वेटेज रहेगा एक स्टॉक का उसमें 10% की कैपिंग रहेगी। जहाँ पर हमने देखा था कि पैसिव फंड के केस में क्या डिसएडवांटेज हमें एक देखने को मिला था कि उस निफ्टी 100 इंडेक्स में अगर किसी एक स्टॉक का ज़्यादा वेटेज है और उसमें कोई बहुत बड़ा फॉल या मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे हमारे फंड के रिटर्न्स पे देखने को मिल रहा था। पर इसके केस में बिकॉज 10% का कैपिंग रहेगा मैक्सिमम एलोकेशन का, तो वो भी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्टली इनकी स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज को हम समझते हैं, जिनके बेसिस पे फंड का क्लेम है कि ये बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करा पाएंगे एज कंपेयर टू पैसिव फंड्स एज वेल एज एक्टिव लार्ज कैप फंड्स। तो यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात करी है, सिंगल स्टॉक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और मर्जर आर्बिट्राज। तो बारी बारी से आपको समझाता हूँ तीनों चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम सिंगल स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो ऐसा कई बार मार्केट में सिनेरियो होता है जहाँ पर इन्होंने 25 नवंबर का केस लिया है 2025 का, जिस ड्यूरेशन में एक जो स्टॉक है उसका जो कैश मार्केट में प्राइस चल रहा होता है वही सेम स्टॉक का प्राइस सेम ड्यूरेशन में फ्यूचर के मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होता है। जहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि 25 नवंबर 2025 में ये जो सारे स्टॉक्स हैं उनका कैश में जो प्राइस है कैश मार्केट में वो ये चल रहा था और उन्हीं स्टॉक्स का फ्यूचर है मार्केट में जो प्राइस है वो 0.2% 0.5% के डिस्काउंट पे चल रहा था। अब इसी गैप को प्ले करने के लिए जो कई सारे फंड हाउसेस होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी पे इसी मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को खरीदते हैं इन द फ्यूचर मार्केट और तुरंत ही उसी स्टॉक को कैश मार्केट में 285.9 के प्राइस पे सेल कर देते हैं। तो सीधा सीधा उनको एक क्विक 0.56% के गेन यहाँ पर हो जाते हैं बिना कोई मेजर रिस्क लिए, और इस पूरे ही प्रोसेस को हम आर्बिट्राजिंग बोलते हैं। और इसी आर्बिट्राजिंग के मेथड को अगर कोई फंड बड़ी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स में करे तो एक एडिशनल गेन उस स्टॉक को या फिर उस फंड को प्रोवाइड करा सकता है। तो इस केस में यहाँ पर इन्होंने बोला है पहला ये स्ट्रेटजी ये फॉलो करेंगे जिससे एडिशनल रिटर्न से जनरेट करेंगे। सेकंड इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर की बात करी है, सेम इंडेक्स फ्यूचर भी काम करता है जहाँ पर वहाँ पर हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स के केसेस में देखा था प्रोसेस, जहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस कैश मार्केट में चल रहा था उससे डिस्काउंटेड प्राइस फ्यूचर मार्केट में चल रहा था। वही जो सेम सिनेरियो है ये आपको इंडेक्स के केस में देखने को मिलता है कि इंडेक्स का जो प्राइस है वो फ्यूचर मार्केट में कई बार डिस्काउंटेड रेट पे रहता है और इस पूरे गैप को ये प्ले करके बिग क्वांटिटी में एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करते हैं। थर्ड इन्होंने बात करी थी मर्जर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इसका इन्होंने एग्जांपल दिया है HDFC के केस में कि HDFC लिमिटेड के केस में जब अनाउंसमेंट किया गया था HDFC और HDFC बैंक के मर्जर का, तो उस ड्यूरेशन में 25 शेयर्स जिसके पास HDFC लिमिटेड के थे उनको 42 शेयर्स HDFC बैंक के मिल रहे थे बिकॉज ये दोनों जो एंटिटीज़ हैं वो मर्ज हो रही थी। पर ऑन 13 अप्रैल 2022 HDFC लिमिटेड का जो स्टॉक था वो 3.3% के डिस्काउंट पे चल रहा था इस मर्जर से पहले। तो ऐसे में अगर उस पूरे ही मर्जर से पहले तुरंत इन स्टॉक में एडिशनल होल्डिंग कर ली जाती और 25% स्टॉक्स का प्राइस होता आपका 59,000 रुपीज़, तो ऐसे में जब मर्जर होता तो यही स्टॉक की वैल्यू कन्वर्ट होकर जब HDFC बैंक के स्टॉक में कन्वर्ट होती तो उसकी वैल्यू हो जाती 61,528 रुपीज़। तो फंड का कहना है कि इसी तरीके की जो मर्जर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी वो इस एक्टिव फंड में ट्रेड कर पाएंगे। अब इन तीनों ही चीज़ों के अलावा 2 और चीज़ों पर इन्होंने बात करी है इन द स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, वो है स्मार्ट रीबैलेंसिंग और अपॉर्चुनिस्टिक एक्टिव शेयरिंग, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जहां पर स्मार्ट रीबैलेंसिंग के केस में उन्होंने उसी चीज़ पे बात करी है कि जब फंड के केस में कोई रीबैलेंसिंग होती है स्टॉक्स की तो उस एक्चुअल रीबैलेंसिंग से पहले ही स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग हो जाती है जिससे स्टॉक प्राइस चेंज होते हैं। तो जब ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी तो बिकॉज फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो एलोकेशन चेंज कर सकता है और 20% एलोकेशन एक्चुअली में उस इंडेक्स में एंटर होने से पहले उस कंपनी में कर सकता है, तो उसकी मदद से इस पूरी चीज़ से वो जो एक्स्ट्रा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा था फंड का जिससे उसके रिटर्न्स गिर रहे थे उसको वो कवर अप कर लेगा। और सेकेंडली इन्होंने बोला है कि जो भी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं, डीमर्जर वगैरह होते हैं, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट एक फंड में होता है अगर वो इंडेक्स में है तो उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे अपने एक्टिव इंक्लूजन की वजह से। अदर देन दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलिए ये सब तो हमने समझ लिया, जो यहाँ पर फंड ने बोला था कि एक्सपेंस रेशियो के केस में एक पैसिव फंड से कम एक्सपेंस रेशियो देंगे, तो वहाँ पर इनका क्या कहना है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो इनका रहेगा 0.15% का, जो कि मैक्सिमम ऑफ द जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं पैसिव फंड के उनसे भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इवन कंपेरेटिव भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो कि इस फंड के केस में लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन ये है कि सबसे पहले तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द मार्केट। सेकेंडली ऐसे इन्वेस्टर्स के भी लिए नहीं है जो कि ये कंसंट्रेटेड बेट चाहते हो मार्केट में स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स पे, बिकॉज ब्रॉडर बेसिस पे ये ट्रैक करेगा हमारे इंडेक्स को ही जो कि निफ्टी 100 इंडेक्स है। इसके बाद ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है जो कि एक फंड से ये चाहते हैं कि वो फंडामेंटल के बेसिस पे एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन करे, बिकॉज इस फंड के केस में एक्सपेंस रेशियो इसीलिए कम है, जैसा हमने बात भी करी थी कि मेजरली बेसिस पे इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करेगा, केवल जरूरत बेसिस पे चेंजेस आएंगे जिस वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो में हमें इतना कमी देखने को मिल रही है। अदर देन दिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए नहीं है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है जो कि इक्विटी की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते,
प्लस जो इन्वेस्टर ये प्रेफर करते हैं कि अगर कोई इंडेक्स के स्टॉक्स में ओवर वैल्यूएशन हो रहा है तो उसको फंड को एग्जिट कर लेना चाहिए, तो वो भी इस फंड के केस में शायद आपको देखने को ना मिले। सो अदर देन दिस, अगर हम बात करें इस पूरे ही फंड के फंड मैनेजर की, तो जो हमारे पराग पारिक के फ्लेक्सी के फंड के भी जो फंड मैनेजर्स है लाइक राजीव ठक्कर जी और बाकी सारे लोग जो कि काफ़ी सारा फेमस है अपने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, वो सारे ही जो लोग हैं वो इस फंड को भी मैनेज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पराग पारिक का इस पूरे इलाज के फंड से रिलेटेड ये जो सारे क्लेम्स हैं इसमें एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।